ओके, तो गुडविल तुम लोग को बोला है कि 4 टाइम्स एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स लेना है। 25% डिस्काउंट पे अपने को डिबेंचर को रिडीम करना है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। फ्री होल्ड बिल्डिंग का वैल्यू 8% रिटर्न के बेसिस पे लेना है और उसका रिटर्न से 50,400। 8250 का क्लेम है जो बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोटेड इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 375, यानी कि 375 में अपन इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। 10% प्रॉफिट 2022 में इंक्लूड था, तो वो अपने को रिमूव करना पड़ेगा। तो 2022 का 10% प्रॉफिट ये रहा। 2022 का ये पर 10% प्रॉफिट को रिमूव कर रहे हैं, तो वो हो रहा है 32,250। ठीक है, दोनों को कुछ नहीं समझेगा तुरंत पूछना, मैं एज्यूम कर रहा कि दोनों को समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट तुम लोग को बोला है कि 8250 का एक क्लेम था, ठीक है, जो बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वो अपने को रिकॉर्ड करना है 2023 पे, करंट ईयर में। तो ये 8250 का क्लेम हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में 8250 आ जाएगा। इधर है लाइबिलिटी में, ये 8250 उन्होंने क्रेडिटर्स में ऐड किया। अनअकाउंटेड क्लेम दूसरा इफेक्ट। इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग आइटम था। एफएमपी के लिए अपन नॉन रिकरिंग आइटम्स को रिमूव करते, तो वो हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद में 5% का हमने आरडीडी बनाया था करंट ईयर में, ठीक है, 2023 में, लेकिन वो लोग बोल रहे कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी डेटर्स कितना है वो चेक करते हैं। डेटर्स देखो 2,99,250 है, तो ये आरडीडी के बाद रहेगा, यानी कि ये 5% माइनस करके ये 95% है। तो 5% कितना, कैलकुलेट करो। 299,250 वो 95% है, तो 5% कितना। 15,750। 15,750, तो ये आरडीडी अपन रिमूव करे। आरडीडी रिमूव किया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये हमने ऐड बैक कर दिया करंट ईयर में। और इसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा यहाँ पे डेटर्स में। ये 15,250 जो आया, 15,750, ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो 299,250 प्लस ये जो 15,750 आया, वो तो 3,15,000 हो रहा है क्या, चेक करो। यस सर। ओके, तो दो इफेक्ट हो गया, एक पीएनएल में अपन ऐड कर रहे हैं और दूसरा इफेक्ट जा रहा है डेटर्स ऐड हो रहा है और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो अपना पॉइंट नंबर एच कवर हो गया। पॉइंट नंबर जी कवर हो गया। पॉइंट नंबर ई कवर हो गया। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाला बोल रहे हैं कि 8% रिटर्न पे अपने को वैल्यू करना है और उसका रिटर्न है 50,400। तो 50,400 डिवाइड बाई 8%, 6,30,000 आ रहा है क्या, चेक करो। फिफ्टी हाँ थाउजेंड फोर सर। हंड्रेड डिवाइड बाई 8%, तो 6,30,000 ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू आया। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अगर डिप्रिसिएशन अगर दिया रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट डिप्रिसिएशन पे जाएगा। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था फ्री होल्ड का, 375 था। वो 375 का वैल्यू बढ़ के अभी हो गया 630। तो उसका जो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है वो एफएमपी से माइनस होता है, लेकिन डिप्रिसिएशन का रेट दिया नहीं है, इसके लिए अपन डिप्रिसिएशन का इफेक्ट यहाँ पे दे नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। चलो, अभी ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आएगा डिबेंचर को रिडीम करना है 25% प्रीमियम पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट से डिबेंचर निकल जाएगा, डिबेंचर नहीं आएगा। तो देखो क्रेडिटर्स उन्होंने लिया, लेकिन डिबेंचर नहीं लिया। 275 का क्रेडिटर्स आया, लेकिन डिबेंचर नहीं लिया।
और ये डिबेंचर जो रिडीम करेंगे तो अपना कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो देखो कैश पे से वो लोग ने 225 माइनस किया। 225 कहाँ से आया? तो ये 3 लाख माइनस 25%। 3 लाख का डिबेंचर है, 25% डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं। आ रहा है क्या 25% माइनस करके? यस सर। ओके, चलो तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके लिए लोग बोल रहे कि इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे और इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 375 दिया है पॉइंट नंबर एफ में। ठीक है, 375। तो 375 में इन्वेस्टमेंट को बेच दो। तो उसको बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। और इसका दूसरा इम्पैक्ट जो आएगा कि तुम लोग का कैश बैलेंस 375 से बढ़ेगा। तो ये बैंक में देखो तो उन्होंने 375 को ऐड कर लिया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बेचा ना, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हो रहा है? 3 लाख उसका कॉस्ट था, 375 में अपन बेच रहे हैं, यानी कि 75,000 का प्रॉफिट है। लेकिन वो जो 75,000 का प्रॉफिट है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, इसके लिए अपन पीएनएल में उसको प्लस माइनस नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज जो प्रॉफिट होगा वो अपने पीएनएल में क्रेडिट होगा, तो अपने करंट ईयर के पीएनएल में इसको ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर पहले ऐड किया तो अपने को रिमूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि एफएमपी के कैलकुलेशन में जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम रहता है अपन वो रिमूव करते हो। तो अगर पहले अपन पीएनएल में क्रेडिट करेंगे तो वापस अपने को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका इफेक्ट देंगे ही नहीं। समझ में आया क्या एवरीवन? एवरीवन पता चला क्या मैं क्या बोला वो? यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट एट दिस पॉइंट ये हो गया। गुडविल बाकी है, 12% नेट एसेट का है, वो बाद में आएगा। ओके, तो बाकी का हमने कवर कर लिया, तो बाकी का जो बैलेंस शीट का असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो अपन ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड अमाउंट दिया नहीं है तो वो सेम आएगा 150 पे। ठीक है, गुडविल नहीं आएगा। इन्वेंट्री 270 आ जाएगा। कैश का नया बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिटर्स हमने ले लिया 239 का, तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ये 150 प्लांट एंड मशीनरी का हमने इंक्लूड किया, 270 स्टॉक का इंक्लूड किया। बैंक का नया वैल्यू आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू था, उस पर इन्वेस्टमेंट बेचा उसका प्राइस, और डिबेंचर रिडीम किया वो माइनस किया, तो 495 बैंक का आ गया। ये हो गया टोटल एसेट। उस पे से क्रेडिटर्स माइनस किया। इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालने के लिए अपने को प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर भी माइनस कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल प्लस डिविडेंड ये दोनों माइनस कर रहे हैं। डिविडेंड अनपेड ऐसा बोला है क्या कहीं पे? बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डिविडेंड है। ठीक है, तो एजम्पशन ये है कि डिविडेंड पे करना बाकी है, तो 1,50,000 का 6%। ठीक है, इतना डिविडेंड भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो इंक्लूडिंग डिविडेंड 150 और 6% मिला के 159 हो जाएगा। ये पर प्रेफरेंस शेयर का माइनस किया। अब ये क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। प्रॉफिट हमने लिया था, वो अपना हो गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ अबाउ, ये एक आइटम है जिसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आया है बैलेंस शीट में, 3750। ये अपने को देखना है कि ये क्या है। ये एवरेज प्रॉफिट निकाला। डिबेंचर का इंटरेस्ट अभी नो लॉन्गर पेएबल है, डिबेंचर रिडीम हो रहा है, तो एफएमपी कैलकुलेशन के टाइम पे आगे से तुम का फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो तुम का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो ये पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट वो लोग ऐड कर रहे हैं। 3 लाख पे 5%, पोस्ट टैक्स आएगा 50% के बाद 7,500। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं आएगा। एक्चुअली वो लेस करने की जरूरत नहीं है,
ये गलत किया है वो लोग ने। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लोग ने ऐड बैक किया, वो तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को, सॉरी। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये लोग लेस कर रहे हैं। ये लेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ही लेस होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन ट्रेड का इनकम है। तो नॉन ट्रेड का इनकम तो वैसे भी अपन लेते ही नहीं है। तो ये अपने को ऊपर वाले पार्ट से माइनस करना चाहिए, 15,000 तीनों में से। अब मैथमेटिकली एवरेज के बाद अगर माइनस करेंगे तो तीनों से माइनस हो ही जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज ये गलत है। ठीक है, तो दोनों को मिल रहा है एफएमपी। ये एफएमपी में से प्रेफरेंस का डिविडेंड वो लोग माइनस कर रहे हैं, तो एफएमपी फॉर इक्विटी आ रहा है। अब यहाँ पे एक और वो लोग का गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि टैक्स रेट दिया था, तो ये लोग को पहले बिफोर टैक्स अगर है तो टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स निकालना चाहिए। वो लोग ने यहाँ पे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ही गिना, उस पे से प्लस माइनस किया। ठीक है, और वो लोग ने बोल दिया एफएमपी आफ्टर टैक्स। तो ये लोग का ये भी एक गड़बड़ है। तो तुम लोग को दो जगह पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, पहले ये आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट करोगे, और एडजस्टमेंट के बाद में एफएमपी बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स माइनस करोगे तो एफएमपी आफ्टर टैक्स आएगा। समझा क्या एवरीवन? Yes, sir. ओके। एक और ये लोग ने वर्किंग किया है, जो है ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ था। यहाँ पे बोला है कि प्रोविजन वॉज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। ठीक है, तो सम ये बोल रहा है कि ये जो आरडीडी बनाया था, वो आरडीडी वो लोगों ने इनकम टैक्स पे क्लेम किया था, जबकि आरडीडी एक्चुअली अलाउड ही नहीं है। लेकिन सम बोल रहे हैं तो अपने को पकड़ना पड़ेगा। तो जब ये अपन आरडीडी रिमूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सेकेंड वो लोग ने ये भी एज्यूम किया कि ये जो क्लेम है 8250 का, ये बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अगर ये 8250 बुक्स पे रिकॉर्ड किया तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस आएगा तो अपना टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ये दोनों का इफेक्ट टैक्स पे अपने को देना पड़ेगा, ऐसा सम कंसिडर कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं देखो, एक तरफ दोनों को बेनिफिट हो रहा है, 15,000 का आरडीडी कम हो रहा है, और दूसरी तरफ दोनों को लॉस हो रहा है, एक एक्सपेंस ऑफ 8250 बुक्स पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो दोनों का नेट बेनिफिट है वो 15,750 माइनस 8250 है। और उसके ऊपर 50% टैक्स तुम लोग सेव करोगे। क्यों सेव करोगे? क्योंकि इनकम बढ़ रहा है। नहीं, ये पेएबल होगा। इनकम बढ़ रहा है, इसके लिए टैक्स पेएबल होगा, तो 3750 का तुम का टैक्स पेएबल आएगा। क्या किया, समझा क्या एवरीवन? आरडीडी का 15,000 था ना, वो लोग ने बोला है कि आरडीडी वो लोग ने इनकम टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे कंसिडर किया था, यानी कि उसका टैक्स बेनिफिट लिया था। और जब ये आरडीडी कम हो गया है तो हमारा टैक्स बेनिफिट चला जाएगा, यानी कि हम लोग को उसके ऊपर अभी टैक्स पे करना पड़ेगा। सामने दूसरी तरफ ये जो 8250 का एक्सपेंस है बुक्स पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो जब ये बुक्स पे रिकॉर्ड होगा तो हम लोग उसके ऊपर प्रॉफिट अपना कम हो जाएगा, तो अपन उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे। तो नेट इफेक्ट ये होगा कि 15,000 पे टैक्स पे करना है, 8250 पे टैक्स सेव होगा। तो नेट इफेक्ट ये होगा कि 15,000 माइनस 8250, जो नेट इनकम अपना बढ़ रहा है उसके ऊपर 50% टैक्स पेएबल आएगा, यानी कि 3750। और ये 3750 का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। ये समझा क्या इफेक्ट दिया है एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो सब में बहुत सारे मिस्टेक्स है, तुम लोग को ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये 3750 तो ठीक है, चलो वो एक टाइम पे वो ऊपर लाइन लिखा था उसके बेसिस पे ले लिया। तो अभी अपने को ये एडजस्टेड प्रॉफिट मिला 3 साल का। अब ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाले गए तो अपने को मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, जो आ रहा है 251,500 एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करके। उसपे से डिबेंचर का इंटरेस्ट फ्यूचर में नहीं आएगा। 15,000 तो लोग एक्चुअली ऊपर ही माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे एवरेज से माइनस किया, कोई ज्यादा मैथमेटिकल इफेक्ट नहीं है। तो दोनों का एफएमपी बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड आया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, तो एफएमपी आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड अपने को मिला। अब ये सब में ना, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो पेएबल ऑन लिक्विडेशन। ठीक है,
तो उसको लोग लाइबिलिटी करके ट्रीट कर रहे हैं। और लाइबिलिटी करके ट्रीट करे ना, इसके लिए जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो भी वो लोग माइनस करे फॉर एफएमपी। जनरली अपन वो लेते नहीं है, लेकिन ये सब हम लोग ने लिया है। ये अपना मिल गया नेटवर्थ यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड में से एनआरआर अप्लाई करेंगे। एनआरआर 12% का है। 12% ऑफ दिस 14,49,750, तो वो होगा 173,970। अपने को मिलेगा सुपर प्रॉफिट और 4 years परचेज आएगा गुडविल। अब अपन शेयर का वैल्यू निकालते हैं। शेयर का वैल्यू कैसे आएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला 14,49,000 वाला, उसमें गुडविल को ऐड करेंगे। गुडविल आ रहा है 244,120, तो टोटल एनए मिल जाएगा 16,93,870 डिवाइड बाय 4,500 शेयर है, तो अपने को पर शेयर का वैल्यू मिलेगा 376.42। ठीक है, ये हो गया सम का सॉल्यूशन। तो अभी तुम लोग को इस पे क्या क्या चेंजेस करना मैं बताता हूँ। पहले तो ये पहला लाइन ही गलत है। ठीक है, तो तुम लोग का यहाँ पे ही पहला तुम लोग का करेक्शन आएगा। आफ्टर टैक्स को पहले तुम लोग बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करोगे। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो तुम लोग ऊपर ले लोगे, बाद में एवरेज निकालोगे। वो तीनों साल में उसका इनकम को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो डिविडेंड है प्रेफरेंस का, ये अपन नहीं लेते, तो वो दोनों को लेना नहीं है। दोनों का एफएमपी यही आएगा। ठीक है, ये एफएमपी ये वाला दोनों यूज करोगे गुडविल के लिए। उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड में ये जो प्रेफरेंस शेयर माइनस हुआ है वो दोनों को माइनस नहीं करना है, क्योंकि अपन गुडविल के लिए प्रेफरेंस शेयर को माइनस नहीं करते। ठीक है, तो वो दोनों माइनस नहीं करोगे, दोनों को नेटवर्थ अलग आएगा। यानी कि ये 1449 प्लस 159 आएगा। उसके बाद में ये एफएमपी लिया, वो रिवाइज वाला लोगे तुम लोग, वो प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस किए करने के पहले वाला। उसपे ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे, सुपर प्रॉफिट आएगा, गुडविल आएगा। वो गुडविल को कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करोगे, और यहाँ पे दोनों प्रेफरेंस शेयर को माइनस करोगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर माइनस होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं होता। तो दोनों को एनए मिलेगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वैल्यू पर शेयर मिलेगा। पता चला क्या सभी को? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली इसमें मिस्टेक्स ना हो। चलो, the balance sheet of Giridhan Limited on 31st March 23 is given below. Share capital 5,000, equity share of 100 each, 3,000, 12% preference share of 100 each. General reserve P&L account. P&L account में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है 120 का। वन ट्वेंटी का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और 480 करंट ईयर का प्रॉफिट है, और 240 का प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो 480 के प्रॉफिट पे 240 का प्रोविजन फॉर टैक्स बना है, यानी कि 50% टैक्स रेट हुआ। ठीक है, और ट्रेड पेबल दिया है 210, प्रोविजन फॉर टैक्स 240, जो यहाँ पे है वो उसी का दूसरा इफेक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग है 320, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन माइनस करके 460, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉस्ट पे 160, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये अपना माइनस होगा फ्रॉम रिजर्व, ये असेट पे नहीं आएगा। इन्वेंट्री 450, ट्रेड रिसेबल 380, कैश 80।
द फेस विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 2 लाख। ठीक है, और हमने कितने में खरीदा है? 160 में खरीदा है। तो 160 कॉस्ट है, तो इसका जो इनकम है 2 लाख का 6%, वो अपने को एफएमपी से माइनस करना पड़ेगा। द करेंट ईयर्स प्रॉफिट रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट इंक्लूड्स income from such government security. The stock in trade reported in the balance sheet is taken at 90% of market value. स्टॉक 90% ऑफ मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मार्केट वैल्यू अपने को ये इसमें लेना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। द शेयर ऑफ द कंपनी आर नॉट कोटेड इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी है। द प्रोविजन एग्जिस्ट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी that in case where any existing shareholder desire to transfer his holding to another person, he should it should be done at fair value to be fixed by the statutory auditor of the company. तो बोल रहा है कि जब भी कोई शेयर बेचोगे तो तुम लोग को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइंड करेगा। ठीक है, वन ऑफ द शेयर होल्डर डिजायर टू ट्रांसफर इज होल्डिंग टू एक्स एन आउटसाइडर refer the matter of determination of fair value of share to you as a statutory auditor. तो अपने को वैल्यू फाइंड करने को बोला है। indicate how will you proceed to determine such value based on the following additional information. The company's prospect in near future appears good, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। द लैंड वैल्यू इज अंडरस्टेटेड बाय ₹4 लाख, तो लैंड को 4 लाख से बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टेट हुआ है। बिल्डिंग इज सफर्ड फर्दर डिप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख रुपया इसका वैल्यू कम करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 5,40,000, तो 540 अपन ले गए एनए में। द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस इज दैट ऑफ गिरिधर लिमिटेड शोड मार्केट रिटर्न ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये एनआरआर हो गया। प्रॉफिट ओवर 3 years पीरियड have been increasing at the rate of 50,000 per annum. इंक्रीजिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, यानी कि वेटेड एवरेज अपने को लेना चाहिए। इट इज ऑलवेज बीन द कंपनीज प्रैक्टिस टू वैल्यू स्टॉक एट मार्केट प्राइस। तो बैलेंस शीट में स्टॉक कम लिया है ये बार, 90% ऑफ मार्केट वैल्यू लिया है, क्योंकि जनरली अपन मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। तभी देखो स्टार्ट करेंगे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480 अपने को पता है, टैक्स है 240 का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 240। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करें 480। इन्वेस्टमेंट का इनकम रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन ट्रेड है, तो 2 लाख का 6%, 12,000 का इनकम रिमूव होगा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 468। टैक्स 50% माइनस कर रहे हैं, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 234। इस पे मिस्टेक क्या है? लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग का 2 लाख का वैल्यू कम हो रहा है, प्लांट मशीनरी का 540 का वैल्यू जा रहा है, और स्टॉक का वैल्यू अपन बढ़ा रहे, तो स्टॉक का यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, वो स्टॉक ऐड नहीं हुआ है। तो लोग ने कुछ नोट दिया है, इट इज एज्यूम दैट 90% मार्केट वैल्यू इज लोअर देन इट्स कॉस्ट ऑफ स्टॉक, सिंस कंपनी हैज बीन वैल्यूइंग इट्स स्टॉक एट मार्केट प्राइस, इट इज एज्यूम दैट नो फर्दर एडजस्टमेंट इज कंसिडर्ड नेसेसरी इन दिस केस। तो ये एजम्पशन किया है कि और कुछ इफेक्ट देना नहीं है, बाकी एक्चुअली उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट टू एजम्पशन उन्होंने किया है। टैक्स रेट 50% जो हमने ओरली कैलकुलेट किया वो यहाँ पे लिख के दिया है। वो बोले कि प्रॉफिट 50,000 से बढ़ रहा है हर साल, तो अभी ये जो प्रॉफिट है 234, ये 234 आगे के 3 साल में 50,000 से बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर टैक्स इफेक्ट देने के बाद वो बढ़ेगा बाय 25,000। ठीक है, ये अपना आफ्टर टैक्स है। तो 50,000 से प्रॉफिट बढ़ा बिफोर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स बढ़ेगा 25 से, तो 259 होगा पहले साल में, उस पे और 25 ऐड करेंगे तो 284, और 25 ऐड करेंगे तो 3,09,000। वेटेड ले रहे क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, तो 321
करंट ईयर को मैक्सिमम वेट आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ईयर को 3, बाद में 2, बाद में 1। तो ये अपने को मिल रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 275। प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर रहे हैं, तो ये आ रहा है अर्निंग ऑफ इक्विटी। अब बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड अमाउंट पे 4 लाख रुपया ऐड किया लैंड एंड बिल्डिंग में, और बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है 2 लाख से, तो फाइनल इफेक्ट आ रहा है 5,20,000। प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड अमाउंट 540 से दिया था। बुक डेट्स पे कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहेगा। स्टॉक अपने को 450 बैलेंस शीट में दिया है, ये 90% है, तो अपने को 100% पे लेके जाना है। तो 100% आएगा 5 लाख रुपीज। बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं, 80,000 का 80,000। टोटल एसेट हो जाएगा 20,20,000। क्रेडिटर्स 2,10,000 का। प्रोविजन फॉर टैक्स 240 का, जो बैलेंस शीट में दिया था वो। प्रेफरेंस शेयर को माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 12,70,000। गुडविल का वैल्यू, प्रॉफिट अपना एफएमपी आया था 234 आफ्टर टैक्स। इक्विटी का अर्निंग आया था 239। ये लोग ये गलत ही अप्लाई कर रहे हैं। गुडविल के लिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी वाला लेते नहीं है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी लेते हैं। तो ये एफएमपी में 239 के जगह पे इसको रेक्टिफाई करो, मॉडल में लिखो यहाँ पे ही 239 के जगह पे तुम लोग को ये लेना पड़ेगा। नहीं बराबर नहीं, ये वाला लेना पड़ेगा 275,667। 275,667। एक्चुअली ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 275,667 डिवाइड बाय 12%, माइनस 12,70,000। 12,70,000 नहीं आएगा, 3 लाख रुपया प्रेफरेंस का माइनस नहीं होगा, तो 15,70,000 माइनस होगा। तो तुम लोग को मिलेगा गुडविल, यानी कि यहाँ पे तुम लोग वर्किंग कुछ ये टाइप से करोगे। एक्सेल दिख रहा है सभी को? नहीं। Yes, हाँ sir. सर। अभी दिखा क्या ऋतिक? हाँ सर दिखा। हम्म। इसमें तुम लोग लोगे कैपिटल एम्प्लॉयड में 15,70,000 आएगा, 3 लाख रुपया माइनस नहीं होगा। ये बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला आएगा, सॉरी बिफोर प्रेफरेंस शेयर। तुम लोग का एफएमपी आफ्टर टैक्स वो ये वाला अमाउंट आएगा 275,667। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा। एनआरआर तुम लोग को दिया है 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है, तो तुम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ये 15,70,000 पे 12%। 1,84,400। FMP से ये माइनस करोगे तो तुम लोग को मिलेगा सुपर प्रॉफिट, वो होगा 275,667 माइनस 18,84,000। ठीक है, ये तुम लोग का सुपर प्रॉफिट आया। और गुडविल, 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 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुड, वो परचेज दिया ही नहीं है ना, तो अपने को कैपिटलाइजेशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लेंगे FMP डिवाइड बाय, या फिर डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR परसेंटेज, ये अपन अप्लाई कर देंगे। तो ये डिवाइड बाय 12%, यानी कि 7,27,225 का आएगा गुडविल। अरे ये लोग का सेम ही है, 7,27,225। चलो अच्छा, मैच हो गया। तो ये आ गया गुडविल, ये समझा ना वर्किंग अपने, अपन जैसे सीखा है वैसे अपने को कैसे करना है वो। एवरीवन क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो अभी गुडविल मिल गया तो अपन वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है अपने हिसाब से ये 15,70,000। अब इसमें अपन ऐड करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉस्ट 160 था, और उसका फेस वैल्यू 2 लाख दिया है, उसका मार्केट वैल्यू कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, तो ये जो 160 है वो ये भी अपन इसका मार्केट वैल्यू पकड़ के चलेंगे। तो 160, 160 ये तो उनका मार्केट वैल्यू। इस पे से माइनस करेंगे अपन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो है 3 लाख रुपया। तो दोनों को मिलेगा NF और इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा एक और रहेगा गुडविल, ऐड करेंगे गुडविल, जो ऊपर अपने को वैल्यू मिला वो 7,27,225। अपने को मिलेगा NF और इक्विटी शेयर होल्डर, ये सबका टोटल। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 5,000,
तो अपने को मिलेगा वैल्यू पर शेयर 431। नॉन ट्रेड को उन्होंने 2 लाख रुपए एज्यूम किया। ठीक है, अपना एजम्पशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो 160 दिया था। ये जो था वो फेस वैल्यू था, मार्केट वैल्यू नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने एज्यूम किया कि फेस वैल्यू ही उसका कॉस्ट मार्केट वैल्यू है। तो वो लोग का एजम्पशन है, अपन अपने हिसाब से एजम्पशन करके ही निकाल सकते हो। तो ये होगा अपना वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन एनए मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड। समझ में आया ना एवरीवन? समझा सर। यस सर। ओके, चलो अभी सेम लाइन पे वो लोग अभी यील्ड मेथड निकाल रहे। अब यील्ड मेथड के लिए एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड करेंगे। तो एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ने जो फाइंड किया है प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके, वो आएगा 239,667। ठीक है, इसमें नॉन ट्रेड का जो इनकम है वो ऐड करेंगे 6,000। तो टोटल अर्निंग मिलेगा इक्विटी का। वो टोटल अर्निंग उसको एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये आ रहा है 245,667। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड किसे मिलेगा? तो 245,667 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अपना 5 लाख रुपीज का है, तो डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। 49% आ रहा है, 49.13। ये अपना एक्चुअल यील्ड है। एक्सपेक्टेड यील्ड यानी कि एनआरआर। एनआरआर अपने को दिया है 12% का। तो अपने को मिलेगा वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर एक्चुअल 49.13 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड 12 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू आई थिंक 10 रुपया है बैलेंस शीट में, नहीं 100 रुपया है, तो इंटू 100 रुपया। तो दोनों को मिलेगा वैल्यू पर शेयर 409.45। समझ में आया क्या? यस सर। समझा सर। ये लोग तो बहुत कम आया, 93.17। प्रॉफिट लिया, नॉन ट्रेड का इनकम ऐड किया 245 है। वैल्यू ऑफ एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कॉम्प्यूटेड अबव एक्चुअल यील्ड। नहीं, ये भी ये लोग ने गलत किया है। अपन इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिया जाता इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ यही वाला अमाउंट ही आएगा, ये 5 लाख जो उसका एक कैपिटल है। जबकि ये लोग ने पूरा एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लिया, इसके वजह से उनका ये एक्चुअल यील्ड बहुत कम हो गया है, और उसके वजह से उनका शेयर का वैल्यू भी कम आया है। तो तुम लोग यहाँ पे ये कट करो, ये गलत है। यहाँ पे तुम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है। ठीक है, चलो अभी लास्ट में वो लोग फाइंड करे फेयर वैल्यू, तो वो दोनों का एवरेज आएगा। अपना ये फेयर यील्ड वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर अपना एवरेज डिफरेंट आएगा। तो अगर अपन अपना एवरेज ले फेयर वैल्यू में, तो वो हो जाएगा 431.45 प्लस 409.45 डिवाइड बाई 2।
420। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. बाकी लोग समझ में आया ना? हाँ सर समझा। Okay. ये क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम सब अपने क्लास के नोट्स पे था, तो ये सेम सब हमने कर लिया है। स्मॉल लॉट और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। स्मॉल लॉट में डिविडेंड यील्ड अपने को जनरली फॉलो करने का, और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में अपने को फॉलो करने का ईपीएस का यील्ड। तो सेम सब हमने सॉल्व किया है। ओके, यहाँ पे भी वो लोग क्या बता रहे देखते। बैलेंस शीट में है इक्विटी शेयर 10 पेड, 5 पेड, 9% प्रेफरेंस शेयर, करंट लाइबिलिटीज पे है ट्रेड पेबल्स, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, इक्विटी डिविडेंड दिया हुआ है 3 साल का। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपया है। मैनेजर रेम्यूनरेशन इज लाइकली टू गो अप बाय 20,000 पर एनम, तो फ्यूचर का एक्सपेंस है, ये एफएनपी पे माइनस होगा। इनकम टैक्स 50% है। इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री विद डिविडेंड रेट ऑफ 10% और कोटेड एट पार, ये एनआरआर के लिए काम आएगा। इग्नोर गुडविल वैल्यू, वैल्यू depreciation adjustment for revaluation एंड नीड फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो गुडविल भी इग्नोर करना है, डेप्रिसिएशन भी इग्नोर करना है, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी इग्नोर करना है। इक्विटी शेयर का वैल्यू फाइंड करना है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड, ओनली फ्यू शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। तो अभी देखो, सबसे पहले प्रॉफिट उसने दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको एवरेज निकाल रहे हैं, 16,80 वेटेड एवरेज आ रहा है। मैनेज और रेम्यूनरेशन 20,000 का बढ़ेगा, तो वो माइनस किया तो प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट आया। टैक्स 50% ने माइनस किया, तो अपने को मिला नेट प्रॉफिट यानी कि एफएमपी आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सब में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं है, तो गुडविल का वैल्यूएशन रहेगा तो अपन 130 यूज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली अपने को शेयर का वैल्यू निकालना है, तो अपन एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 121 पकड़ेगा। तो ये अपना एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एनआरआर कितना दिया है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिमिलर कंपनी जिसका डिविडेंड 10% है, वो पार पे कोट हो रहा है। ठीक है, तो ये केस पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 रुपया है, तो कंपनी उसके ऊपर डिविडेंड पे कर रहा है 10% का, यानी कि 1 रुपये का डिविडेंड है। इसका एमपीएस कितना है, तो वो बोले कि ये कोटेड एट पार है, यानी कि इसका एमपीएस भी 10 रुपये ही है। तो तुम लोग एनआरआर जो निकालते हो ना, वो एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा है कि डिविडेंड डिवाइड बाय एमपीएस इंटू 100। और कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि इसका एमपीएस और फेस वैल्यू दोनों सेम है, इसके लिए 1/10 इंटू 100, तो दोनों को 10% ही आएगा। ठीक है, लेकिन हर सब में से नहीं होगा। तुम लोग को सिमिलर कंपनी का मार्केट प्राइस और डिविडेंड को कंपेयर करके एनआरआर फाइंड करना है। पता चला? एनआरआर जब भी निकालते हैं ना, तो वो लोग सिमिलर कंपनी का डेटा रहते हैं, तो वो लोग सिमिलर कंपनी का डिविडेंड बताएंगे, सिमिलर कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस बताएंगे, और दोनों को डिविडेंड यील्ड निकालना है, वो दोनों का एनआरआर बनेगा। तो डिविडेंड डिवाइड बाय एमपीएस करना है, फेस वैल्यू नहीं।
ठीक है। कोइंसिडेंटली ये सब में फेस वैल्यू और एमपीएस दोनों सेम था, इसके लिए दोनों का एनआरआर 10% ही आएगा, हर सब में से नहीं होगा। पता चला मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। चलो अभी एनआरआर अपने को मिल गया 10%। ये इक्विटी शेयर का अर्निंग 10% एनआरआर। अभी यहाँ पे अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर एक फुल्ली एक पार्टली है। सुनो, अब यील्ड मेथड पहले अपन अप्लाई करते हैं। यील्ड मेथड में क्या होता है देखो। सबसे पहले एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एफएमपी फॉर इक्विटी होल्डर यानी कि प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करने के बाद एफएमपी फॉर इक्विटी होल्डर आ रहा है 121। एक्सपेक्टेड यील्ड वो 10% है। अपने को एक्चुअल यील्ड फाइंड करना पड़ेगा। एक्चुअल यील्ड कैसे मिलेगा? तो अलग अलग शेयर यहाँ पे अलग अलग प्राइस का है, तो एक्चुअल यील्ड के लिए अपन अप्लाई करेंगे एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। अब देखो एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो अपने को पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो वो है एक शेयर का 3 लाख और दूसरे शेयर का 2 लाख, यानी कि टोटल 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख। तो 1,21,000 डिवाइड बाय 5 लाख, यानी कि 3 लाख और 2 लाख, इंटू 100। तो 121 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये आ रहा है 24%, 24.2%। ये आ रहा है अपना एक्चुअल यील्ड। अब वैल्यू पर शेयर कैसे मिलेगा? तो एक फेस वैल्यू 10 फुल्ली पेड वाला, उसका वैल्यू आएगा एक्चुअल यील्ड 24.2 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड 10 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, वो भी आएगा 10। ठीक है, तो 24.2 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, यानी कि 24.2 रुपीज उसका यील्ड वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली फेस वैल्यू 5 फुल्ली पेड, इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? तो 24.2 डिवाइड बाय 10 इंटू फेस वैल्यू, यानी कि पेड वैल्यू पर शेयर ₹5। तो 24.2 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, तो ये होगा 12.1। क्लियर है क्या एवरीवन? मॉड्यूल में गलत दिया है, उसमें नोस्टल कॉल वगैरह सब ऐड किया है, इसमें नोस्टल कॉल वगैरह नहीं आते इन केस ऑफ यील्ड मेथड। नोस्टल कॉल वगैरह आता है इन केस ऑफ एनए वैल्यू। एनए वैल्यू में नोस्टल कॉल अपन ऐड करते हैं, यील्ड वैल्यू में अपन ऐड नहीं करते। समझा क्या? यस सर। यस सर। चलो अभी सेम लाइन पे जब एनए वैल्यू पर निकालेंगे, तो एनए वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है क्या हमने? नहीं निकाला है। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड में
बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, ये सब कुछ आएगा। और बिल्डिंग का उन्होंने रीवैल्यूड अमाउंट दिया 4 लाख रुपया, बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पे है। ठीक है, तो बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे 2 लाख है, तो 2 लाख रुपया अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल एसेट अभी 11 लाख है। इसमें ऐड करेंगे एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, 2 लाख रुपया एप्रिशिएट हो रहा है। तो टोटल एसेट्स एट फेयर वैल्यू ये हो जाएगा 13 लाख। उसमें से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या क्या है, तो 2 लाख का ट्रेड पेबल है और 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। तो अपने को मिलेगा एनएफ और इक्विटी शेयर होल्डर 13 लाख माइनस 3 लाख, 10 लाख। इस पे अपन ऐड करेंगे नोशनल कॉल। नोशनल कॉल इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, पहला शेयर 10 पेड अप है, दूसरे में 5 पेड अप है। तो दूसरे वाले का 5 रुपए का अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो नोशनल कॉल आएगा, कितना शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख डिवाइड बाय 5, ठीक है। यानी कि कितना शेयर हुआ, 40,000। उसके ऊपर 5 रुपया अपन कॉल करेंगे, यानी कि 2 लाख रुपया ही आएगा। ये क्या किया, समझा क्या? नंबर ऑफ शेयर अभी 2 लाख रुपया पेड अप है, 5 रुपए के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 शेयर पे 5 रुपया नोशनल कॉल ऐड होगा, यानी कि 2 लाख रुपया ऐड होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ये दोनों को मिलेगा टोटल एनएफ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ पे जो जो भी शेयर है वो 10 रुपया फुली पेड ही होगा, नोशनल कॉल ऐड करने के बाद में सभी शेयर 10 रुपए का ही है। ठीक है, तभी टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस 4 लाख, यानी कि 7 लाख। 7 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि 70,000 शेयर है। तीन लाख डिवाइड बाय 10 और 2 लाख डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 70,000 शेयर है, तो दोनों को मिलेगा वैल्यू पर शेयर जो आ रहा है 17.14। एन ए वैल्यू फॉर रुपीज फेस वैल्यू 10 फुल्ली पेड। तो अगर तुम लोग को फेस वैल्यू 10 लेकिन 5 पेड का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो एन ए वैल्यू फॉर फेस वैल्यू 10 रुपीज 5 पेड, तो तुम लोग को सिंपल 17.414 में से उसका जो नोशनल कॉल का 5 रुपये है वो माइनस कर देना है। तो 12.14 ये आएगा वैल्यू पर शेयर फॉर 5 रुपये वाला शेयर, और फुल्ली पेड वाले के लिए 17.4। समझा क्या? समझा सर। ये लोग का 20.4 और 15.4 आओ। नहीं, ये तो यील्ड वैल्यू है, लेने वैल्यू 17.4 और 12.4 बराबर है। और लास्ट पे फेयर वैल्यू निकालना है, जो ये दोनों का एवरेज रहेगा 20 यील्ड वैल्यू और एनए वैल्यू का एवरेज, वो आएगा फेयर वैल्यू, और वो तो दोनों को पता है।
अच्छा, अभी इस पे दो आंसर निकालने को बोला था। एक था कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए अपन अप्लाई करते हैं फेयर वैल्यू, तो वो हमने फाइंड किया। और दूसरा वाला बोल रहे हैं कि जब ये फ्यू शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, तो फ्यू शेयर के लिए अपन डिविडेंड यील्ड अप्लाई करेंगे। तो इक्विटी का डिविडेंड दिया है, उसका एवरेज लेना है। इंक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज लेंगे। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ये 10% का है, तो अपने को वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। तो देखो ये तुम लोग का वेटेड एवरेज वो लोग निकाल रहे, वेटेड एवरेज आ रहा है 16%। ठीक है। एक्सपेक्टेड अपना 10% का है, तो वैल्यू पर शेयर कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वैसे सेम वे, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू एक्चुअल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो पहला केस में जो अपना एक्चुअल एवरेज डिविडेंड आ रहा है वो आ रहा है 16%। तो 16 डिवाइड बाय 10 इंटू पेड अप वैल्यू भी 10 है, तो उसका वैल्यू आएगा 16 रुपीज। और दूसरे वाले में 16 डिवाइड बाय 10 इंटू उसका पेड अप वैल्यू है 5, तो वो हो जाएगा 16/10 इंटू 5, यानी कि 8 रुपये। ये अगर स्मॉल लॉट अगर तुम लोग सेल कर रहे हो तो वो केस पे ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। उद्योग लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑफ नियोन लिमिटेड फॉर ₹2,000 lakhs. As on the date of acquisition, the net asset of Marico Limited, Marico कहाँ से आ गया? नियोन लिमिटेड। तो टेंजिबल एसेट है 500, ब्रांड वैल्यू बाय मैनेजमेंट 120 का है, नेट करेंट एसेट है 380 का। कॉम्प्यूट गुडविल ऑन एक्विजिशन अंडर फॉलोइंग एजम्पशन। पहला, इग्नोर ब्रांड वैल्यू, कंसिडर ब्रांड वैल्यू। तो ये टाइम पास का समय। इस पे देखो, यहाँ पे पीसी अपना 2000 है। एनए अगर ब्रांड वैल्यू लिया तो एनए कितना, और ब्रांड वैल्यू नहीं लिया तो एनए कितना, ये दो अपने को केसेस में आंसर बताना है। तो अगर ब्रांड वैल्यू नहीं लिया, इग्नोर्ड किया, ठीक है, तो अपना एनए आएगा 500 प्लस 380, यानी कि 880। तो 2000 कंपेयर्ड विथ 880 यानी कि 1120 का गुडविल आएगा। और अगर ब्रांड वैल्यू को कंसिडर किया तो अपना टोटल एसेट में 500, 120 और 380 तीनों आएगा। अगर वो तीनों लिया तो टोटल एनए हो जाएगा 1000 कंपेयर्ड विथ पीसी 2000, तो गुडविल होगा 1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने क्लास के नोट से किया है। ब्रांडेड अनब्रांडेड प्रोडक्ट का रिवेन्यू वगैरह दिया था, उसका सॉल्यूशन एक मिस्टेक भी था, मैं तुमको बताया था वो टाइम पे। 13 वाला भी ब्रांड वैल्यूएशन का ये सेम सम अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, यही नंबर वाला पूरा सम है। 14 सम ईवीए, ये सेम सम हमने सॉल्व किया अपने क्लास के नोट्स पे, यही सम है। फिफ्टीन सम अगेन ब्रांड वैल्यू का है, ये भी सेम सम हमने सॉल्व किया है क्लास में। 16 सम, 16 वाला भी किया, ये सीए का एग्जाम प्रॉब्लम था, ये भी अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कुछ था अपने क्लास के नोट्स में। 17 देखो। National Limited is hired a marketing consultancy firm for doing the market research and provide the data relating to tire industry for next 10 years. The following were observation and projection made by the consultancy firm. The tire industry in the target area, that is whole of India, is expected to grow at 5% per annum for next 3 years. Thereafter, 7% per annum over subsequent 7 years. तो पूरा इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, वो 5% पर एनम से ग्रो करेगा
पहले 3 साल के लिए, और उसके बाद में 7% से ग्रो करेगा. द मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ unencumbered basic sales of tire was estimated at 8,000 lakhs, rupees 8,000 lakhs in the last year, dominated by medium and large players. This includes roughly 9% of fake brands and locally manufactured tires. The market share of this segment is expected to increase by 0.5%. तो अभी जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ उस पे 8,000 लैक्स का टोटल टायर सेल हुआ, जिसमें से फेक टायर्स अनब्रांडेड 9% के थे, और वो बोल रहे कि ये लोग का जो मार्केट शेयर है वो हर साल 0.5% से बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो ये फ्रॉड कंपनीज या फिर लोकल जेनेरिक कंपनीज वो लोग का सेल. चीप चाइनीज इंपोर्ट अकाउंट फॉर 40% ऑफ बिजनेस. चाइनीज चिप ब्रांड्स, ठीक है, बट 60% बाय वॉल्यूम. वैल्यू इसका कम है क्योंकि चाइना का माल सस्ता रहता है, लेकिन क्वांटिटी में 60% वॉल्यूम इसी का है. दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 0.25% ओवर नेक्स्ट डिकेड. तो 0.25% से हर साल बढ़ते जाएगा ये. द अदर लार्ज प्लेयर्स अकाउंट फॉर रफली 35% ऑफ द बिजनेस वैल्यू. लार्ज प्लेयर्स, अदर लार्ज प्लेयर्स यानी कि ये ब्रांडेड 35% है अपनी कंपनी को छोड़ के, विच इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन. कम होगा ये लोग का मार्केट शेयर by 0.5% over next 10 years due to expansion of National Limited's product portfolio. यानी कि अपनी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा क्योंकि अपनी कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है. द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस री इंजीनियरिंग which will start yielding result in 2 years time and increase in profitability by 3% from its existing 12%. तो प्रॉफिट 3% से बढ़ेगा. अभी 12% का प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन वो 3% से बढ़ेगा. इफ अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट रेट इज 15%. What is the brand value of National Limited under market oriented approach? Just a minute. ओके चल. तो अपने को यहाँ पे अभी ब्रांड का वैल्यू निकालना है. उसके लिए ब्रांड का जो रेवेन्यू अर्निंग्स वगैरह है ये सब अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. अभी देखो जो करंट ईयर था उस पे जो सेल्स था वो 8,000 था पूरे इंडस्ट्री का. और वो बोल रहे कि हर साल ये जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट है वो पहले 3 साल के लिए 5% से ग्रो होगा और बाद में 7% से ग्रो होगा आगे के 7 साल के लिए. तो 10 साल का अपन प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे. तो पहले साल में 8,000 पे 5% ऐड होगा तो 8,400 हो जाएगा. 8,400 में 5% ऐड किया, ऐसे 3 साल चलेगा. बाद में अपन 7% ऐड करेंगे, इसे आगे के 10 साल चलेगा. तो अपने को मिलेगा पूरा मार्केट साइज यानी कि पूरे इंडस्ट्री का सेल्स. इस पे सिर्फ अपने कंपनी का नहीं है, पूरे इंडस्ट्री का सभी प्लेयर इस पे कवर हो गए. अपना मार्केट शेयर कितना रहेगा, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये दोनों को प्रॉपरली समझना है. अब अपना जो मार्केट शेयर है ना, वो लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट बता रहे हैं, वो अपने को ध्यान से रीड करना है. देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, वो लोग बोल रहे हैं कि 8,000 का पूरे इंडस्ट्री का सेल्स है, जिसमें से फेक ब्रांड्स का 9% मार्केट शेयर है और वो हर साल 0.5% से बढ़ेगा. ठीक है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री यानी कि 100%, ओवरऑल इंडस्ट्री बोला तो 100%, उस पे से फेक ब्रांड्स का सेल माइनस करेंगे. अभी वो फेक ब्रांड्स का सेल है 9%, लेकिन ये हर साल फेक ब्रांड्स का सेल 0.5% से बढ़ते जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा 9.5. ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा 10. तो ये हर साल ऐसे ही बढ़ते जाएगा. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वो लोग क्या बता रहे हैं. पॉइंट नंबर 3, चीप चाइनीज प्रोडक्ट है 40% ऑफ बिजनेस.
यानी कि उन लोग का 40% शेयर है अभी का, चाइना प्रोडक्ट का। और ये जो शेयर है ना, ये वो लोग का 25% से बढ़ते जाएगा, इंक्रीज बाय 25%, यानी कि नेक्स्ट ईयर में 40.25, 40.5 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये तो उन लोग का करंट है, और ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 वगैरह में। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में बता रहे कि लार्ज जो प्लेयर्स है अपने कॉम्पिटिटर्स, वो लोग का शेयर है 35%, लेकिन वो लोग का शेयर 0.5% से हर साल कम होते जाएगा। तो अभी वो लोग का शेयर है 35 का, और 0.5 से हर साल कम होगा, तो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा 34.5, बाद में हो जाएगा 34, वैसे 33.5 वगैरह। तो 0.5% हर साल कम हो रहा है। ऑटोमेटिकली जो बच गया वो अपना शेयर आएगा, यानी कि अपना शेयर कितना है मार्केट में अभी? 100 -9 फेक ब्रांड्स का है, चाइना का 40 है, कॉम्पिटिटर्स का 35 है, यानी कि अपना शेयर अभी 16% है। और ये 16% में आगे के ईयर्स में क्या क्या चेंज होगा ये अपने को सोचना है। तो हर साल में क्या होगा देखो, ये साल में चाइना का, सॉरी, फेक ब्रांड्स का 0.5 बढ़ रहा है शेयर। अगर फेक ब्रांड्स का 0.5 बढ़ेगा तो अपना शेयर कम होगा। ठीक है। तो डिक्रीज होगा हर साल, चेंज इन मार्केट शेयर फॉर एवरी ईयर, डिक्रीज ड्यू टू फेक ब्रांड्स। फेक ब्रांड इंक्रीज होगा, यानी कि अपना डिक्रीज होगा 0.5 से। चाइना का वो लोग बोले कि 0.25 से बढ़ेगा। अगर चाइना का शेयर बढ़ेगा तो अपना शेयर कम होगा, यानी कि डिक्रीज ड्यू टू चाइनीज प्रोडक्ट 0.25। और कॉम्पिटिटर्स, वो लोग का शेयर कम हो रहा है, वो लोग का शेयर कम होगा, यानी कि अपना शेयर बढ़ेगा। तो इंक्रीज ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स 0.5। ठीक है। तो अपना नेट शेयर पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो अपना नेट शेयर 0.25 से डिक्रीज होगा। ये समझ में आया क्या एवरीवन? हाँ सर। बाकी सबको समझा क्या? ऋतिक तूने में हाँ बोला ना, समझ में आया सब बोला ना, वो सुनाई नहीं दिया। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग समझ में आया? चलो तो देखो, अभी का जो मार्केट शेयर है 0.25 से कम होगा पहले, तो अभी 16 है, तो वो 15.75 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में वापस वो कम होगा, 15.5 हो जाएगा। वापस 0.25 से कम होगा, तो 15.25, 15, ऐसे करते करते तुम लोग को 10 साल का लेना है, 0.25 से एवरी ईयर कम करना है। ठीक है। अब ये पूरे इंडस्ट्री का सेल्स 8,400, उसमें 15%, 15.75% अपना शेयर, यानी कि अपने कंपनी का सेल होगा 1323 का। ठीक है। सेकेंड ईयर में 8820, उसका 15.5% यानी कि 1367 ही अपने कंपनी का सेल रहेगा। प्रॉफिट अपना कितना है, तो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट 12% है एग्जिस्टिंग। ठीक है। लेकिन री इंजीनियरिंग 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी 3% से बढ़ेगा।
तो पहले 2 साल के लिए अपना प्रॉफिट 12% ही रहेगा, और 2 साल के बाद जब ये री इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा तभी अपना प्रॉफिट 15% पे चला जाएगा। तो जितना भी सेल्स है उसका ये 12 और 15% ये अपना प्रॉफिट, तो इसको 15% से डिस्काउंट करो और टोटल ले लो, वो दोनों का आएगा वैल्यू ऑफ ब्रांड। समझ में आया? एवरीवन? क्लियर है क्या एवरीवन? जाग रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, चलो। 18 सम अपना वो एम्प्लॉय को हायर करना था ना, मैक्सिमम सैलरी वाला, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ पे एक और सम है जो नंबर आया नहीं है। यहाँ से, ठीक है, ये HR का है, ये सम ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, 30 to 39, 40 to 49 वाला। ये भी वो एम्प्लॉय का ये सेम सब हमने सॉल्व किया है अदर वैल्यूएशन में, तो ये भी हो गया अपना। ये रेगुलर, ये AVA का, ये भी सेम सब हमारे अपने क्लास के बुक में था। ये वाला भी था, AVA का ही है। ओके, AVA कैलकुलेट करना, ये कुछ नया सम है, 22 वाला देख लो। 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अपना। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिंपल टैक्स माइनस कर दो, 40% माइनस कर दो इसमें से, तो दोनों को नो पैट आ जाएगा, 286 माइनस 40%। ठीक है, तो वो नो पैट मिलेगा। WAC से निकालना है तो उसमें क्या क्या है, एक शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, करंट लायबिलिटी नहीं आता है, तब इसका WAC से निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट दिया हुआ है 36,000, तो उससे ये डेट्स का रेट मिल जाएगा और पोस्ट टैक्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। इक्विटी के लिए क्या दिया है, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन दिया है। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट KE। तो KE पता है, KE दोनों का अप्लाई करोगे शेयर कैपिटल पे, रिजर्व पे, डिबेंचर सॉरी ये बोरोविंग्स पे, दोनों को रेट फाइंड करना पॉसिबल है। 36,000 का इंटरेस्ट है ऑन 2,40,000, तो रेट मिलेगा, उसको पोस्ट टैक्स पे कन्वर्ट कर लो। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 60,000। तो अगर तुमको EVA, कैश EVA निकालना है, तो ये जो 60,000 है इसको भी नोपेड से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जनरली अपन माइनस नहीं करते। अपन ये नोपेड आफ्टर डिप्रिसिएशन वाला ही लेते हैं। तो ये देखो, EBIT 286, उस पे से टैक्स माइनस कर दिया, तो अपने को मिला नोपेड, डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं देना है। शेयर कैपिटल वगैरह के ऊपर वो लोग ने ये पूरा WACC कैलकुलेट किया है, तो उनको इंडिविजुअली फाइंड करके कर लोगे तो भी चलेगा, जैसे अपन करते हैं। तो ये अपने को मिल गया EVA। KD दो दो क्यों निकाला है? एक्सपेक्टेशन रिटर्न फ्रॉम शेयर होल्डर्स 12% है, 12% ऑन 4 लाख लिया है क्या? ये कुछ गलत किया है, ये बराबर है।
द एक्सपेक्टेशन रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इज 12%। तो डायरेक्ट 12 ही लेने का ना, ये सब क्यों किया मतलब ने 640 पे 640 बोला, तो ये टोटल 4 लाख प्लस 240 शेयर होल्डर्स का बोला है, तो शेयर होल्डर में ये लोन तो नहीं आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट गलत है। तो तुमको डायरेक्टली 12% ही लेना है। ठीक है, तो 12% और 3.38%, उससे डब्ल्यूएसएससी निकालोगे तो डब्ल्यूएसएससी भी गलत है। ठीक है, तो तुमको मिलेगा ईवीए, और ईवीए ऐसे नहीं निकालने का जैसे अपन निकालते हैं, वैसे नोपैट माइनस डब्ल्यूएसएससी। ठीक है, तो ये वो लोग ने गलत निकाला है। ये समझा ना क्यों गलत है एवरीवन? हाँ सर। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली वो केई में काउंट होता है, तो ये लोग ने पूरा उस पर डेट्स वगैरह को भी ऐड कर लिया। 640 टर्म लोन, उस पर शेयर होल्डर क्यों एक्सपेक्ट करेगा? तो वो वर्किंग ही पूरा गलत है। तो ये नहीं आएगा, डायरेक्टली 12 आएगा। और तुम लोग 240 पे 12%, 160 पे 12%, और ये वाले 240 पे 3.38%। तो डब्ल्यूएसएससी का अमाउंट आएगा, उसको नो पेड से माइनस करोगे तो दोनों को मिल जाएगा ईवीए। ठीक है, तो हो गया फाइनली।